देखो बच्चों, अब हमको पढ़ना है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होती है? देखो, यहाँ पे मान लेते हैं एक लिक्विड भरा हुआ है, पानी मान लेते हैं, वाटर यहाँ पे है। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट का वेट जो भी होगा, जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो वो हमको हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। उसका वेट पहले से के मुकाबले थोड़ा कम हमको महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 5 किलो का था, ठीक है। जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो इसका वजन 5 से कम हो जाता है, ठीक है। अब वो कितना कम होता है वो हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से देखेंगे। पर ऐसा क्यों होता है कि उसका वजन कम हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वाटर उसके ऊपर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको बायोन्ड फोर्स कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बायोन्सी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने इस पानी के अंदर डाला, मान लेते पहले लेवल पानी का यहाँ पे था, तो जितना वॉल्यूम ये अंदर की तरफ जाएगा पानी उतना ही ऊपर चला जाएगा, उतनी वॉल्यूम या उतना ही लेवल उसका बढ़ जाएगा। अब क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर तो फ्लेक्सिबल है, तो ये जो वाटर इससे ऊपर चला गया है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये फोर्स घूम के जब आएगा तो ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वाटर को डिस्प्लेस किया है उसकी पुरानी पोजीशन से, तो वाटर क्या करता है, फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इसी को हम कहते हैं बायोन्सी। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड। एक बॉडी जब फ्लूइड के अंदर होती है तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है। इस अपवर्ड थ्रस्ट या को क्या कहते हैं हम, बायोन्ड फोर्स। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम बायोन्सी। अब देखो बच्चों, कितना फोर्स लगता है अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सबसे बेसिक चीज है इस चीज के लिए। अगर कोई शिप बनता है, पानी में चलने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी मशीन जो बनाते हैं वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करती है। बड़े बड़े शिप हो, छोटी मोटी नाव हो, सब। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका एक सरफेस ये है और एक ये है। ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा F1, क्योंकि इससे ऊपर लिक्विड x हाइट तक लिक्विड है। अच्छा, इस सिलेंडर की पूरी हाइट कितना है, h, तो इस पॉइंट पे लगेगा फोर्स F2, ठीक है। अच्छा देखो, और इसकी जो वॉल्यूम है, बॉडी की वॉल्यूम हो गई V, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। अब पहले हमको F1 प्रेशर निकालना पड़ेगा फर्स्ट सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर कितना प्रेशर है? प्रेशर कैसे निकालेंगे? जो लिक्विड इसके ऊपर है उससे निकलेगा रो जी एक्स, ठीक है। और फोर्स निकालेंगे अगर हम तो F1 आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा रो जी एक्स ए। उसी तरह हम P2 निकालेंगे, नीचे वाले सरफेस पे जो प्रेशर लगा होगा वो आ जाएगा रो जी। अब टोटल जो हाइट है x और h, तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस h। उसी तरह हमारा F2 आ जाएगा रो, एक सेकंड, हाँ ये x से मल्टीप्लाई नहीं है, जी एक्स प्लस एच ए, ठीक है। अब हमको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना निकलेगा? जो इसका वेट है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है ये कम है, तो हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा F2 माइनस F1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो ये तीनों चीजें हमारे पास है तो इसको कॉमन ले लूंगा मैं, रो जी ए, यहां बचेगा x प्लस एच और माइनस के x कट, तो यह आ जाएगा हमारा रो जी ए एच। अच्छा देखो, इसका एरिया तो है ए और हाइट है इसकी h, तो ये इस बॉडी की वॉल्यूम हो गई, तो इसको लिख सकते हैं रो जी वी, ठीक है। अच्छा देखो, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये होता है मास, ठीक है। ये डेंसिटी लिक्विड की थी तो मास भी किसका आएगा, लिक्विड का। मतलब कि ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। और जो m यहाँ पे है ये जो मास है लिक्विड का, मास ऑफ वाटर कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या होता है, जितना लिक्विड ये बॉडी हटाएगी, जितना डिस्प्लेस करेगी ये लिक्विड बॉडी, ठीक है, उतना ही उसके वेट के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। जितने लिक्विड की जगह घेरेगी उतना लिक्विड का जो वेट है वो ऊपर की तरफ लगेगा, उसी को कहते हैं हम बायोन्ड फोर्स। अब देखो बच्चों, जो ट्रू वेट आया है, जो ट्रू बॉडी का वेट है वो है W, ठीक है, मतलब कि मास ऑफ बॉडी, ग्रेविटी। और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, उसको कहते हैं F, ये लगा है mg। ये मास ऑफ लिक्विड है,
ठीक है, और ग्रेविटी, ये मास ऑफ बॉडी और ग्रेविटी। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। मान लेते हैं जो बॉडी है उसकी डेंसिटी है सिग्मा मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, ए एच, ठीक है। और ये जो लिक्विड है उसका मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ पे ए एच ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की और जो पानी डिस्प्लेस हुआ है दोनों की वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे निकालना है ऑब्जर्व वेट। ऑब्जर्व वेट, ऑब्जर्व वेट को डब्ल्यू डैश से ले लेते हैं, तो ट्रू वेट माइनस डब्ल्यू माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एम जी माइनस एम जी, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे एम की। अच्छा, जी मैं ले लूंगा बाहर कॉमन, तो यहाँ पे कैपिटल एम आ गया ये, और ये आ गया स्मॉल एम, ठीक है। ए एच को भी बाहर ले लेंगे, जी ए एच सिग्मा माइनस, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, अच्छा मैं इसमें से एक काम करता हूं कि इस सिग्मा को बाहर ले लेता हूं, तो सिग्मा जी ए एच यहां पे आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, देखो सिग्मा ए एच जी, ये तो आ गया ट्रू वेट, तो उसकी जगह हम लिखेंगे डब्ल्यू 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जर्व वेट। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लो फ्लोटेशन देखें, हमें लो जो फ्लोटेशन है उसमें ये हमारा ऑब्जर्व वेट है, वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। अगर ये जो स्मॉल वैल्यू है, पहला केस क्या कहता है, अगर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो उसकी वैल्यू कम है ओरिजिनल वेट से, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है और ऊपर की तरफ जो फोर्स ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, अगर ये जो वैल्यू है उससे ज्यादा है हमारा कैपिटल डब्ल्यू, तो इसका मतलब बॉडी शिंक हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है बॉडी की वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो बॉडी क्या होगी, सिंक हो जाएगी। या अगर इस केस में अगर जो डब्ल्यू है हमारा वो ग्रेटर देन है डब्ल्यू, या जो लिक्विड है लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा डेंस है, तो उस केस में बॉडी इसके अंदर डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करती रहेगी। तो इस केस में बॉडी क्या करेगी, फ्लोट, इसमें सिंक हो जाएगी। उसी तरह इस केस में अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो बॉडी क्या करेगी, वो सबमर्ज रहेगी, ठीक है, बीच में रहेगी, ठीक है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, बॉडी की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी, और डेंसिटी अगर इक्वल है तो वो सबमर्ज रहेगी। तो जैसे आपने लोहे का छोटा सा भी टुकड़ा लिया होगा, क्योंकि लोहा या स्टील उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और उनकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, इसीलिए वो डूब जाती है। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, उनकी डेंसिटी लिक्विड के कंपैरेटिवली कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट कर जाती है, ठीक है, उनके अंदर एयर भी भरी होती है, और जिसकी डेंसिटी इक्वल होती है वो सबमर्ज करती है। अब देखो बच्चों, अगर एक बॉडी फ्लोट करती है तो उसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले जो वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होनी चाहिए और सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर होनी चाहिए। सेंटर ऑफ बायोन्सी का मतलब होता है जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर कहाँ है, ठीक है, ये लगेगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। कहने का मतलब है बॉडी का भारी हिस्सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो बॉटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा भारी होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए और ये फ्लोट करे, पर इधर उधर ये डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, सेंटर ऑफ बायोन्सी अगर नीचे होगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगी तो ये क्या करेगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा और किसी तरफ भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा और ये हमेशा अनस्टेबल रहेगी। इस केस में ये क्या रहेगी, अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस ये भी अनस्टेबल का है, ये दोनों एक ही सेंटर ऑफ लाइन पे होने चाहिए, मतलब कि ये सेंटर ऑफ लाइन पे इन दोनों को होना चाहिए। वेट चलो नीचे लग रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स ऊपर लग रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा, ठीक है, ऐसा करने से ये हो सकता है कि इस तरफ रोटेट हो जाए, तो ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे और सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर, ठीक है। तो शिप जो बनाए जाते हैं वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे लाई करे सेंटर ऑफ बायोन्सी के।
देखो बच्चों, अब हमको पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एडेसिव फोर्स और कोएसिव फोर्स। एडेसिव होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको एडेसिव कहते हैं। और कोएसिव जो किसी सब्सटेंस का खुद के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कोएसिव फोर्स कहते हैं। समझो, जैसे कि हमारे पास ग्लू है और हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है, तो हमने ग्लू को लकड़ी के टुकड़े पे लगाया। लकड़ी और ग्लू के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा एडेसिव फोर्स, और ग्लू के खुद के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो होगा कोएसिव फोर्स। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पानी रखा है एक कंटेनर में, एक ग्लास के बॉक्स में। जो पानी के खुद के मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको कहेंगे हम कोएसिव, और पानी और ग्लास के बीच में जो फोर्स है, दो अलग अलग मटेरियल हो गए, उसको कहेंगे एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को उस पर एक फोर्स लगाते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। देखो दोस्तों, आपने ये देखा होगा जब एक हम कहीं से बूंद नीचे गिरती है, जब वो ड्रॉप बननी शुरू हो जाती है तो वो धीरे धीरे एक गोल शेप ले लेती है, एक स्फेरिकल शेप लेती है। आपने देखा होगा जब भी कहीं से कोई छोटी सी ड्रॉप बनना शुरू होती है वो अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में बना लेती है। आपने कभी कभी टंकियां खोल के देखा होगा, बहुत थोड़ी सी खोल के देखना, तो जब ड्रॉप बनती है तो वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, उसका जो फ्री सरफेस है वो चाहता है अपना एरिया मिनिमम रखना। ठीक है, ताकि सरफेस एरिया मिनिमम रह सके, और स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। वो क्या करता है, पूरी सरफेस के ऊपर एक तरह से मेम्ब्रेन की टाइप की बन जाती है। ठीक है, और वो क्यों बनती है? सरफेस टेंशन की वजह से। इसको दूसरे एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक बलून है, ठीक है, और बलून में जैसे हमने पहले उसको थोड़ा सा उसमें हवा भरी, ठीक, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब अगर हम इस पे और ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होगा, ये जो इसकी स्किन है बलून की वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी, और जो ये बीच में हमने लाइन खींची थी इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन लगना शुरू हो जाएगा। मतलब पूरे बलून की जो स्किन है, जो बलून है, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह लिक्विड के साथ होता है। तो लिक्विड की जो सरफेस होती है वो हमेशा एक टेंशन में होती है, उसकी सरफेस के ऊपर टेंशन होती है, वही टेंशन उसको स्फेरिकल शेप में बनाए रखती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सरफेस टेंशन काम करती है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं आगे। अब देखो, जैसे मान लेते हैं लाइन है, इसकी लेंथ L हो गई और उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो F हो गया। तो अगर हमको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है वो होती है फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो गई फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो न्यूटन पर मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, दूसरी बात, इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे रेन ड्रॉप हो गई, बिल्कुल स्फेरिकल होती है क्योंकि इसकी पूरी सरफेस के अंदर एक टेंशन है, वो टेंशन इसको गोलाकार बना के रखती है, फेयर बना के रखती है। अगर आप मरकरी को किसी ग्लास के ऊपर डालें तो इस टाइप की ड्रॉप बन जाएगी। ठीक है, और वो छोटा सा एक लिक्विड ड्रॉप बना रहेगा और ये फैलेगा नहीं। ठीक, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी सरफेस के अंदर टेंशन है जो इसको स्फेयर बना के रखती है, स्फेरिकल फॉर्म में बनाए रखती है। उसी तरह अगर छोटा सा हम कोई मेटल का पानी के अंदर डालें, अब क्या होगा, वाटर की जो सरफेस है इस पे सरफेस टेंशन लगी रहती है, सरफेस टेंशन लगती है इस पे, इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसा क्यों लगती है? देखो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वाटर के, जो यहाँ के मॉलिक्यूल है बिल्कुल सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल, उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं वो तो क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में भी है ग्लास के, ठीक है, इस सरफेस की कॉन्टेक्ट में है, तो यहां से इनका फोर्स आ जाता है। तो इन पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है वो कम रहता है क्योंकि इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो ये लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है वाटर, और बीच में से थोड़ा नीचे होता है। तो इस टाइप कर्व एक पाथ बन जाता है, एक कर्व लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर। तो टेंशन जो होती है वो इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से होती है टेंशन। आप लोगों ने देखा होगा जो वायर होते हैं, बड़े बड़े वायर देखिए, जो पावर ग्रिड होती है वो रोड पे देखे होंगे आपने,
यहाँ पे बंधा है, फिर बीच में से क्या होते हैं वो ऐसा सैग आया रहता है उनके अंदर। वो सैग क्यों आया रहता है? उनकी टेंशन की वजह से। उसी तरह लिक्विड में भी ये जो सैग आ रहा है ये टेंशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये इसके कॉन्टेक्ट में है, तो इसलिए लिक्विड साइड में से थोड़ा ऊपर हाइट पे होता है और बीच में नीचे। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्योंकि टेंशन क्या है, टेंशन ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ टेंशन है, इधर की तरफ, तो ये जो टेंशन है ये इसके वेट को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर पानी की सरफेस पे रखो तो वो उसको बैलेंस कर सकती है उसके वेट को। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा जो शेविंग ब्रश होता है उसको अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो उसकी जो ये ब्रश है, हेयर है, वो खुल जाते हैं। ठीक, जैसे उसको पानी के अंदर से निकालते हैं वो सब कुछ एकदम से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को और ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सभी सरफेस टेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो बच्चों, हमको सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सरफेस एनर्जी होती कितनी है? देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, मतलब एक स्फेरिकल एक ड्रॉप है, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से जो उसके जो सरफेस टेंशन है, देखो बच्चों, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, उसकी सरफेस पे सरफेस टेंशन है। ठीक है, अगर हमको उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सरफेस जो एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, उसके अपोजिट में हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे ये हमारी एक लिक्विड ड्रॉप है, इसकी सरफेस पे सरफेस टेंशन है। अगर मुझे इस लिक्विड ड्रॉप का एरिया बढ़ाना है, या समझो जैसे कि मैंने बलून का बताया था, मैंने बलून को फुला रखा है पर थोड़ा सा उसको और फुलाना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर एयर पंप करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। जब अच्छा, अगर मुझे देखना है कि इसकी जो सरफेस पे कितना टेंशन अवेलेबल है, ठीक है, तो मुझे सेम उसी अमाउंट में वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको देखना है। ये एक मेटालिक फ्रेम है, इसके ऊपर हमने एक सोप की फिल्म, ठीक है, सोप मतलब जो साबुन होती है, उसकी एक पतली सी फिल्म यहाँ पे रखी है। ये जो एक मेटल की बार है ये हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक, हम उसको एक्स डिस्टेंस तक आगे लेके गए हैं। जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा, क्योंकि हम इसका एरिया बढ़ा रहे हैं। तो एरिया बढ़ाने में कितना वर्क हमको करना पड़ा, उसी से हम सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो फोर्स हमने लगाया। तो फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू जो उसकी सरफेस टेंशन है वो मल्टीप्लाई 2L। अच्छा, लेंथ हमने 2L क्यों लिए? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो L है, पर क्योंकि एक फिल्म की दो सरफेस होती है, एक तो सरफेस ये है, एक इसके पीछे वाली है। ठीक है, दो फेस है तो दो लेंथ हमको 2L लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जो हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है। यहां रख देते हैं तो F2L x, ये आ गया हमारा वर्क। तो ये तो हमारा एरिया आ गया एस डेल्टा ए, जो एरिया हमने चेंज किया है वही तो हो गया ये। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई एरिया, या इसी को पढ़ सकते हैं हम सरफेस एनर्जी, ई से भी डिनोट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई कितना एरिया हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। मान लेते हैं एक जो हमारी फिल्म है, इसका जो एरिया था शुरू में वो 5/3 सेंटीमीटर, ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसका एरिया हमने चेंज कर दिया है 6 × 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब हमने जो इसमें वर्क किया है वो किया है हमें 3 × 10⁻⁻⁴ जूल। अब हमें इसकी सरफेस टेंशन बतानी कितना होगी, इसकी सरफेस पे कितना टेंशन है। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन एरिया। एरिया कितना चेंज हुआ है? यहाँ पे कितना आएगा 30 और यहाँ पे कितना है 15, मतलब कि हमने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चेंज किया है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला आता है यहाँ, सरफेस टेंशन हो जाएगी वर्क अपॉन चेंज इन एरिया। वर्क कितना किया है 3 × 10⁻⁻⁴, और एरिया चेंज किया हमने 15। ठीक है, अब 15 को चाहे तो हम उसमें बदल सकते हैं मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻⁴
पर देखो यहाँ पे एरिया हमको डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। एरिया होता है 2LX, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पावर कट, तो आ गया 3/30, मतलब कि 0.1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कितना होगा इसकी सरफेस पे, 0.1 न्यूटन पर मीटर। देखो बच्चों कैसे हम डिटरमाइन करते हैं लिक्विड की सरफेस टेंशन को। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। एक हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है कोई, हम यहाँ पे भी पानी ही ले लेते हैं। ये ग्लास प्लेट है और एक बैलेंसर है, ठीक है। ये शुरू के केस में ये दोनों टच नहीं कर रहे थे, ये पानी का जो बर्तन है वो थोड़ा नीचे था। हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। धीरे धीरे हम इस पानी के बर्तन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही ये पानी इसको टच करेगा और इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि पानी की जो सरफेस है उस पर सरफेस टेंशन है। ये सरफेस टेंशन क्या करेगी, इसको बैलेंसर को इधर की तरफ झुका देगी। अब जितना एक्स्ट्रा वेट हम इस पर डालेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, वो हमें उसी से हमको कैलकुलेट कर मिल जाएगा कि कितना ये फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। तो जो सरफेस टेंशन है मल्टीप्लाई 2L, वो बैलेंस की जा रही है हमारे किससे, जो यहाँ पे हम वेट को लगा रहे हैं, मान लेते हैं mg। ये जो वेट है ये इसकी सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। जैसे पानी के कांटेक्ट में ये ग्लास प्लेट आती है तो इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। पर हमको इसको बिल्कुल थोड़ा सा इससे अलग रखने के लिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट लगाना पड़ रहा है, इसको पानी की सरफेस से ऊपर रखने के लिए जो वेट हमको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है वो होता है mg, ठीक है। तो s की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइड बाय 2L। तो ऐसे हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों अब हम कर्व सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड का जब कर्व सरफेस होता है तो उसमें एक्सेस प्रेशर कैसे बनता है। सबसे पहले तो एक लिक्विड है जो विदाउट कर्व है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें जो सरफेस टेंशन है वो बिल्कुल एंटी लगेगी, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इनका कोई भी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स, इस टाइप से लिक्विड ऊपर की तरफ अपवर्ड यहाँ पे कॉन्वेक्स बना रहा है, इस केस में जो सरफेस टेंशन होगी वो उसके टेंजेंशियल लगेगी। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसको कट कर देगा, एक दूसरे को कट कर देगा, पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एडअप हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से एक्सेस प्रेशर लगेगा इसके अंदर। तो जो कॉन्वेक्स कर्व सरफेस होती है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर लगता है इस सरफेस टेंशन के रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए। अगर लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रहना है तो जो ये फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से एक्सेस प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसको उसी तरह समझो कि ये जो सरफेस टेंशन है ये लिक्विड को बिल्कुल टाइटली अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस टेंशन लिक्विड को इस स्फेरिकल शेप या इस कर्व शेप में बनाए रखने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होगा उनके अंदर एक्सेस प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये दोनों प्रेशर इक्वल रहेंगे। वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। अगर इस टाइप का सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, उस केस में क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा अपवर्ड। अब अगर इस सरफेस को इक्विलिब्रियम में रहना है, अपनी इस शेप को बनाए रखना है, तो ऊपर से क्या लगेगा, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, जो इसको काउंटर करेगा, ठीक है। तो अब इसी में देखते हैं हम, एक तो सोप बबल और एक लिक्विड ड्रॉप, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है और ये हमारे पास है एक सोप बबल। तो अब देखो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, इसकी सरफेस पे सरफेस टेंशन है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, मान लेते हैं वो P। तो हमें बताना है कि कितना एक्सेस प्रेशर होगा। इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना है, P। अगर हम मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो P माइनस P नोट, तो बचा हुआ क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर जो सर्विस टेंशन की वजह से आ रहा है। उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 2S डिवाइड बाय R। R हो गई सरफेस टेंशन, R हो गई इस हमारे लिक्विड ड्रॉप की रेडियस, इसी को कहते हैं हम एक्सेस प्रेशर, ठीक है। इसको सिंपली समझो, मान लेते आप किसी चीज को बांध देते हो, ठीक है, उसकी सरफेस पे आप एक रस्सी बांध देते हो, तो जो उसके अंदर मटेरियल होगा वो टेंशन में आ जाता है या उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है।
जैसे एक बैग के अंदर हम एक बैग को चेन लगा देते हैं तो उसके अंदर जो कपड़े होते हैं सब कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो एक्सेस प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, हमारे बांधने की वजह से, बंद करने की वजह से, ठीक है। और इस केस में, ठीक है, तो इस केस में वो कितना आ रहा है, 2s डिवाइड बाय r। उसी तरह एक सोप बबल को हम लेते हैं। सोप बबल के अंदर दो सरफेस होती है, एक तो बाहर होती है एटमोस्फेरिक के या एयर के कांटेक्ट में, अंदर से भी तो सोप बबल खाली होती है, उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा एक्सेस प्रेशर वो होगा P माइनस पी नोट इक्वल टू 4s डिवाइड बाय r, क्योंकि इसकी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए जो इसके अंदर होता है उससे जस्ट डबल होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। आपने देखा होगा कभी कभी कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जो किसी सरफेस पर हम उनको डाल देते हैं तो वो अपने ड्रॉपलेट फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ लिक्विड फैल जाते हैं, जैसे पानी को गिलास पे डालोगे तो फैल जाएगा, पर पानी उसी गिलास के ऊपर अगर मरकरी को डालोगे तो वो अपनी बबल फॉर्म में ही रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कि जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें एंगल कितना बनता है। बेसिकली ये क्या बताता है हमको, जो सरफेस टेंशन है लिक्विड और एयर के बीच में, वो मतलब कि जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और जो ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये अगर 90 से ज्यादा होगा तो लिक्विड क्या करेगा, अपनी बबल फॉर्म में रहेगा, 90 से कम होगा तो ये फैल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की। अगर ये लिक्विड ड्रॉप या ये भी जो ड्रॉप है ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखती है, अच्छा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो, अच्छा यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तो ये जो फोर्स है एफ ई ये बराबर होना चाहिए एफ एल। एफ एल का मतलब सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर। इसका कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो एफ एल ए कोस थीटा, या इसको दूसरी भाषा में इसको इधर लेके जाए और उसको डिवाइड में लिखे तो कोस थीटा हो जाएगा हमारा एफ ए माइनस एफ एल डिवाइड बाय एल ई। ये भी हो सकता है। अब देखो अगर ये जो वैल्यू है जो इस कंपोनेंट की वैल्यू है, इन दोनों का जो वैल्यू है अगर उससे ज्यादा हो जाती है, मतलब अगर एस एस ए ये छोटा है किससे, एस एल ए प्लस एस एस एल, अगर ये जो वैल्यू है, बेसिकली समझो ये जो वैल्यू है इस लिक्विड ड्रॉप को एक्सपेंड करना चाहती है, इसको फैला देना चाहती है, पर ये जो फोर्स है ये काम कर रहा है इसको इसकी शेप में बनाए रखने के लिए। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है तो ये लिक्विड ड्रॉप अपनी शेप में रहेगी, ठीक है। ऐसा करने से, और दूसरी बात, अगर ये वाला जो फोर्स है ये लिक्विड को ड्रॉप में बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो जाती है, अगर एस एल ग्रेटर देन एस एल ई, तो ये लिक्विड ड्रॉप जो है अपनी शेप में बनी रहेगी। अगर यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और कोस नेगेटिव कब होता है, जब वो 90 से ऊपर चला जाता है। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री से, ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ठीक। तो वो अपनी पोजीशन को बनाए रखेगा। कहने का मतलब जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स है उनका जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी शेप में बनाए रखना चाहता है। उसी केस में यहां पे आते हैं, अगर जो वैल्यू है, जो ये वाला फोर्स है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के ज्यादा है, ऐसा होने से क्या होगा, ये जो फोर्स है ये तो इसको एक्सपेंड करना चाहता है ना, लिक्विड की सरफेस को एक्सपेंड करना चाहता है, फैलाना चाहता है। ऊपर से जो ये वाली वैल्यू है ये कम है, एस एस एल लेस देन एस एल ई। तो यहां पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो ज्यादा है तीनों से, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये किस में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो कोस थीटा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब एंगल जो होगा वो एक्यूट होना चाहिए, ठीक। तो जो लिक्विड किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाता है, उनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वो सरफेस को वेट नहीं करेगा, अपने ड्रॉप फॉर्म में ही बना रहेगा। अगर वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 से कम है तो वो लिक्विड क्या करेगा, फैल जाएगा, उस सरफेस को वेट कर देगा। जैसे पानी को ग्लास पे डाल देते हैं किसी ग्लास सरफेस पे, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 से कम होता है, इसलिए वो लिक्विड ग्लास को गीला कर देता है, ठीक है।
उसी तरह कोई ऑयल अगर हम डाल दे तो कुछ केस में ऑयल जो है वो अपने ड्रॉप फॉर्म में रहता है, क्योंकि उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज्यादा होता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक कागज की स्ट्रिप है, एक पेपर स्ट्रिप है, इधर हमने वाटर रखा है, इधर मरकरी रखा है। वाटर इसके साथ जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रखता है इस सरफेस के साथ वो 90 से कम होता है, जो कि दिख ही रहा है। तो ये गीला हो जाएगा, जो पेपर हमारा है वो गीला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मरकरी जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रखती है इसके साथ, क्योंकि मरकरी का जो कर्व सरफेस है वो ऐसा होता है तो 90 से ज्यादा होता है, इसलिए मरकरी जो उस कागज को गीला नहीं करेगी। ठीक, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? लिक्विड और सॉलिड उनके नेचर पे, किस टाइप का लिक्विड ले रहे हैं, किस टाइप का सॉलिड ले रहे हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है मीडियम, इस लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है या कुछ और है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है। फिर ये इंडिपेंडेंट होता है इंक्लाइनेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड सरफेस। इनको अगर थोड़ा बहुत इंक्लाइंड भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, अगर थोड़ा टेढ़ा भी रख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और ये फिक्स होता है एक पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, जैसे गिलास और वाटर इनके लिए फिक्स होगा, और सराउंडिंग में एयर है तो हल मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे पेपर, जैसे कह सकते हैं हम मरकरी और ग्लास, इसके लिए फिक्स है। तो ये पेयर बने हुए हैं और सब ये फिक्स होते हैं। ठीक है, इनका डाटा हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, एक एक एक्सपेरिमेंट करके डाटा को अवेलेबल किया जा चुका है। ठीक है, दूसरी बात, अगर 90 डिग्री से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट कर देगा, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट काफी जरूरी है ये चीज को देखने के लिए। अब चलते हैं कैपिलरी पे। अब देखो बच्चों, कैपिलरी क्या होती है? ये एक फिनोमिना है जिसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड जो एक सरफेस है उसको पकड़ के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। पानी का एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के विपरीत ऊपर की तरफ जाना, इसी को कहते हैं राइज इन कैपिलरी। ठीक है, ये कैपिलरी एक्शन इसको कहते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, पानी मान लेते हैं, तो इसमें पतली सी अगर ट्यूब डाले तो पानी क्या करेगा, सरफेस को पकड़ के ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन लगेगी, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। जितनी पतली ये ट्यूब होगी उतना ही ऊपर ये जाएगा। ये आप घर पे भी देख सकते हो, पानी के अंदर छोटा सा स्ट्रो जो होता है पतला सा, वो डाल के देखना, उसका लेवल आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा एज कंपेयर टू पानी का जो नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर ये किस हाइट तक जाएगा, वो किस चीजों पे डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर भी। ये मेंसस है, लिक्विड सरफेस इस टाइप से बन जाती है सरफेस टेंशन की वजह से। अब देखो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स डी और ई एक ही लेवल पे है, तो इन दोनों का जो प्रेशर है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमने देखा था जो एक्सेस प्रेशर होता है, अगर ये सरफेस किस टाइप की है, ये है कॉनकेव, और देखो प्रेशर ई पे कितना होगा, जो प्रेशर ऑफ बी पे है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी जो हाइट है उसकी वजह से, तो हम जो प्रेशर ऑफ डी है वो आ जाएगा प्रेशर ऑफ बी प्लस जो यहाँ पे लिक्विड है जो हाइट की वजह से है, प्रेशर ड्यू टू हाइट एच। ठीक है, बी के ऊपर प्रेशर कितना है, देखो अभी हमने बबल उसके बारे में पढ़ा था, जो ड्रॉप होती है, यहाँ पे भी तो पानी की ड्रॉप होगी, इसके ऊपर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, P माइनस 2S डिवाइड बाय R। ठीक है, प्लस प्रेशर जो हाइट की वजह से है रो जी एच। ठीक, इधर जो प्रेशर है देखो P जो है यहाँ पे PA ले लो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो एक्स्ट्रा है इसकी सरफेस टेंशन को माइनस करके। ठीक है, PD यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो PA आ गया, तो PA से ये कट, इसको इधर ले आएंगे, तो 2S डिवाइड बाय R इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अगर मैं H की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो 2S रो जी R, ये हो जाता है हमारा कैपिलरी की हाइट। ठीक है, मतलब जो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा जो इसकी सरफेस टेंशन में प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, अब बात कर ले थोड़ी ज्योमेट्री की। जो आर है यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब हमने यूज की है कैपिलरी ट्यूब उसकी, और जो आर है वो हमारी है रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस,
जो हमारा लिक्विड सरफेस एक कर्व पार्ट में बना हुआ है उसकी रेडियस, ठीक है, वो भी तो एक सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पे कोस थीटा लगाते हैं। कोस थीटा होगा हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस स्मॉल आर डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, आर डिवाइड बाय कोस थीटा, यहाँ पुट करेंगे तो एच आ जाएगा 2s रो जी आर, और जो कोस थीटा है वो आ जाएगा ऊपर। तो ये हो गई हमारी हाइट। डिपेंड किस पे करती है, सरफेस टेंशन कितना है लिक्विड में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, ट्यूब की रेडियस कितना है, इससे इनवर्स रिलेशन रखती है। जितनी पतली ट्यूब रखोगे उतनी ज्यादा वो हाइट गेन करेगा, जितनी मोटी ट्यूब रखोगे उतनी ही कम हाइट वो गेन करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं एसेंट फॉर्मूला, कि कितना हाइट ऊपर गई, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही चैप्टर हो जाता है खत्म। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब एक फ्लूइड मूव करता है तो उसके ऊपर क्या क्या फॉर्मूले या प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी लेके आएंगे, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।